हेलो एवरीवन, दिस इज साहिला और आज का हमारा टॉपिक है रिमेनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। इससे पहले हम टोटल 7 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल नंबर 8 ऑफ हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे इस प्रिंसिपल में हमें ये बताते हैं हेनरी फ्योल दैट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर दोनों ही का कॉम्बिनेशन हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना चाहिए। अब अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की, ये होता क्या है? तो सेंट्रलाइजेशन कुछ इस तरीके के फ्लो में होता है, यानी यहाँ पर जो पावर्स होती हैं या अथॉरिटी होती हैं वो सेंट्रलाइज होती है, यानी कुछ जगहों पर कुछ लोगों के हाथ में इनका कंट्रोल पूरा रहता है। यानी अथॉरिटी ज़्यादा लोगों में न बांट के कम से कम लोगों में बांटी जाती है, या फिर सेंट्रलाइज फॉर्म में होती है। एक या कुछ ही बंदों के पास में ये सारी पावर्स होती हैं डिसीजंस लेने की, डिसाइड करने की, क्या करना है क्या नहीं करना, किस चीज़ को आप कर सकते हैं और किस चीज़ को आप नहीं करना चाहते, या बेस्ट डिसीजन जो होता है वो भी आपको खुद को ही लेना होता है। तो सेंट्रलाइजेशन पावर तो ये होती है। और अगर बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो जैसे ट्री का चार्ट होता है ना, ट्री टोपोलॉजी वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो कि उसमें ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं ट्री की, इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपनी अथॉरिटी को यानी पावर को, जैसे यहाँ पे मेन पावर है जिसके पास, उसने 2 बंदों के अंदर ये पावर को डिवाइड कर दिया। ये 2 बंदे वो पोस्ट होंगी जिन पोस्ट को उसने अथॉरिटी दी होगी डिसीजन लेने के लिए, पावर दी होगी डिसीजन लेने के लिए। इसके बाद में इस बंदे ने क्या करा, इसके जो जस्ट नीचे वाले 3 बंदे हैं उनको ये अथॉरिटी पास ऑन कर दी, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी बंदे हैं उसमें इन्होंने पावर अपनी अथॉरिटी डिवाइड कर दी, उसके नीचे और कम। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई भी कंपनी में सबसे बड़ा चेयरमैन होता है, उसके नीचे जो हेड्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। उनके नीचे उनके मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स के नीचे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स के नीचे सबऑर्डिनेट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो काम करते हैं, वो होते हैं। अब हम कहें कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये काम अपना काम इसमें डिवाइड कर रहा है, ये अपना काम इसके साथ डिवाइड कर रहा है, नीचे वाली पोस्ट के साथ में, एज वेल एज इनका जो अथॉरिटी है, मैनेजर के पास अथॉरिटी ज़्यादा है। मैनेजर ने जो काम या अथॉरिटी सुपरवाइजर को बांटी, अथॉरिटी सुपरवाइजर के पास भी आई है लेकिन मैनेजर से कंपैरेटिवली कम आई है। अब यहाँ पर इसको कुछ काम करने के लिए उसने अथॉरिटी दे दी कि अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। इसने अपनी अथॉरिटी का यूज़ करा और अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए दिए, या उसमें अपनी पावर को और को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब आते हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के ऊपर, जिन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर इन फ्यू हैंड्स, जहाँ पे हम सारी पावर को कुछ लोगों के हाथ में बांट के रखते हैं, यानी लिमिटेड लोगों के अंदर ये पावर बटी हुई होती है, जहाँ पे वो अपने डिसीजंस ले सकें, उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जब हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो यहाँ पर पावर को बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल, हर लेवल यानी टॉप, मिडिल और लोअर लेवल्स में ये पावर बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। An organization cannot be effectively performed as completely centralized and completely decentralized. अब अगर हम कहें कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ सेंट्रलाइज रहती है, यानी यहाँ पर जो चेयरपर्सन है सिर्फ वही अपनी डिसीजंस लेगा, अब उसके नीचे लोग काम कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का लेवल लिमिटेड है, कम से कम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनमें तो ये सेंट्रलाइजेशन पावर को सही तरीके से रन कर सकते हैं। लेकिन हम कहें जैसे कि यहाँ पे हम कह रहे हैं 50 लोग या 60 लोग काम करते हैं, तो उनको एक बंदा एक चेयरमैन संभाल रहे हैं। लेकिन जहां हम बात कर रहे होते हैं 500 से 600 लोग काम कर रहे हैं, या मल्टीपल्स काम कर रहे होते हैं, 2000 3000 एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, आज नॉर्मल बात है। तो इतने एम्प्लॉयज़ को क्या एक बंदा कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है? उनको नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सेंट्रलाइजेशन की। तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर रखते हैं, तो ना तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन कर पाएंगे, कौन क्या काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि सब कुछ आपको ही देखना पड़ेगा।
आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर लोड भी बढ़ रहा है। फिर आपके एम्प्लॉयज कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी सब चीज़ें भी आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को बर्डनाइज कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से फॉलो करती है, जो कि लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को रन कर रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है उनका काम, क्योंकि सही तरीके से नहीं होगा। अब अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, आपने उसको बहुत ज़्यादा बांट दिया और यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आप कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ पर्सन नीचे वाले बंदे से कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसका ये काम था, वो पता ही नहीं चल पाएगा। तो अगर आप सेंट्रलाइजेशन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, वो भी गलत होता है। अगर आप डिसेंट्रलाइज करते हैं पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को, और किसी को कोई अथॉरिटी जहाँ पे रखने की ज़रूरत है, जैसे इस बंदे के पास अथॉरिटी होना चाहिए थी या फिर इस बंदे के पास अथॉरिटी होना चाहिए थी, आपने यहाँ पे इन सब में बांट दी, सबको इक्वल लेवल पे लिया है, तो ये सब लोग एक जैसा काम नहीं कर पाएंगे ना, या फिर एक जैसा ही काम करेंगे। ये क्या होगा, किसी के अथॉरिटी में स्किल्स के बेसिस पर काम करते हैं, किसी के पास स्किल्स ज़्यादा अच्छे होंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकता है, किसी के पास स्किल्स नहीं है तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से कुछ लोग अथॉरिटी को डिजर्व करते हैं, वो अगर अथॉरिटी उनके पास हो तो वो सही तरीके से काम कर पाएंगे, तो अगर उनको अथॉरिटी नहीं मिली तो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम सही तरीके से नहीं चलेगा। या फिर बाकी लोगों में भी अथॉरिटी बांट दी, जिनको उसको फॉलो करना था या उसको इंस्ट्रक्शन देना थे, तो वहाँ पर भी वो चीज़ गलत हो जाती है। तो फेल यही कहते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कम्प्लीटली सेंट्रलाइज है या फिर कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है तो वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकती। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन में काम करना चाहिए। हमें हर ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज भी रखना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमें अथॉरिटी है, जो हम काम के लिए डिसीजंस लेने की पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो पोस्ट डेजिग्नेशन होती है, उसको तो हम सेंट्रलाइज रखें, लेकिन जो वर्क होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम क्या करें, डिसेंट्रलाइज करें। क्योंकि अगर हम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो ओवरबर्डनाइज्ड होगा और वो काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो जिसको आप अथॉरिटी दे रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अथॉरिटी सेंट्रलाइज होगी, कुछ लोगों के पास होगी जो वाकई ये पोस्ट को डिजर्व करते हैं और जिनको अथॉरिटी देना ज़रूरी है। और अगर जो बाकी लोग हैं उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको दे रहे हैं उनको आप डिसेंट्रलाइजेशन करिए, उनको आप काम बांट दीजिए, काम डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर वर्कलोड ना हो, ठीक है। तो ये एक सही तरीका होगा जिससे कि आप दोनों काम कर पाएंगे। इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर कॉम्पिटेंट, अगर आपके एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंट हैं, यानी उनके अंदर वो स्किल्स हैं, उनके अंदर वो कंपटीशन है, कंपटीशन करने की, फेस करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, वो स्किलफुल हैं, तो फिर आप वहाँ पे अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, अथॉरिटी को बांट सकते हैं अपने उन एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के बीच में। एंड वेयर कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी आपको चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है, सीक्रेट रखना है, मेंटेन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप अथॉरिटी को सेंट्रलाइज कर दीजिए, ज़्यादा मत बांटिए। जैसे कि जो मेन डिसीजन लेने हैं, जिसमें स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे आपने देखा होगा जब बोर्ड मीटिंग्स होती है तो उसमें पूरी भीड़ नहीं भरी हुई होती, वहाँ पे लिमिटेड 8 से 10 लोग बैठ करके मेन डिसीजंस लेते हैं कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे जहाँ पे अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप उस अथॉरिटी को कम बांटिए, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन कर दीजिए, और जो नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम कह सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक फॉर्मेट है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज भी होना चाहिए। डिपेंड करता है, आप अपने कंपनी के नेचर और उसके स्केल के हिसाब से ये डिसीजंस ले सकते हैं। इसके हिसाब से एक बैलेंस मेंटेन करिए तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि एक चेन होती है, यहाँ पे एक लिंक है, इससे जुड़ा हुआ एक ये लिंक है, इससे जुड़ा हुआ एक ये लिंक है, इस तरीके से ये चेन चली जा रही है। और जब हम चेन को कहते हैं तो चेन क्या होती है, एक साथ जुड़ी हुई होना चाहिए ना, अगर ये टूट गई तो इसको चेन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहें कोई पर्सन है जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, वो इसको फॉलो करता है, यानी इसको ऑर्डर्स देता है, सॉरी, ये इसको, ये इसको, ये इसको, यहाँ पे एक हम पूरा फ्लो बना रहे हैं, ठीक है। और अगर ये फ्लो है तो ये फ्लो टूटना नहीं चाहिए, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो जिस तरीके से कोई भी चेन होती है उसका अथॉरिटी का फ्लो, सॉरी, उसका फ्लो एक जैसे रहता है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पर ये अथॉरिटी का फ्लो एक वे में होना चाहिए, इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई चीज़ टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी चेन को फॉलो करने के लिए हमारे फ्योल कहते हैं।
ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन, ये पर्सन इस पर्सन को रिपोर्ट करेगा, ये पर्सन इस पर्सन को रिपोर्ट करेगा, ये पर्सन इस पर्सन को रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या हैं, एक सही फॉर्मेट में है और ये इसी तरीके से चलना चाहिए, फ्योल ये कहते हैं। और अगर इस स्केल को आप कहीं पर भी तोड़ देते हैं तो ये गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्योल सेड दैट एवरी लेवल ऑफ पोजीशंस कैन बी अज्यूम्ड एज अ स्केल, अ रैंक which can be organized according to the authority, जो हम अथॉरिटी के हिसाब से सेट करते हैं। Here a clear relationship can be seen of superior and subordinate, जहाँ पे superior और subordinate का एक relation बनाया रखा होता है, सही तरीके से शो कर रखा होता है। Every subordinate have to inform or take permission from his immediate superior, हर सुपरवाइजर की, हर सुपीरियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर, इमीडिएट यानी जस्ट उसके ऊपर जो सुपरवाइजर होता है, उसका बॉस, उसका मेंटर होता है, उसको ये रिपोर्ट करना उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सही तरीके से फॉलो करे। इट शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, और ये स्ट्रिक्टली यानी सही तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो होते रहना चाहिए। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन सोचिए अगर कभी इमरजेंसी हो जाए तो क्या हो सकता है। अगर आप इस चेन को फॉलो करने गए तो आपको पता है ना इसमें कितना डिले हो जाएगा। कितना डिले मतलब, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बताती हूँ, ये हमारा एक ट्रायंगल हम बता देते हैं जिसमें 3 लेवल होगा, ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल, ठीक है। यहाँ वाले बंदा जो है वो इस मैनेजर से, अपने मैनेजर से परमिशन लेगा, और फिर ये मैनेजर अपने जो बॉस होता है उससे परमिशन लेगा। उस टॉप लेवल में भी चेयरपर्सन वगैरह हैं तो वो उनसे परमिशन लेंगे। तो ये सारी प्रोसेस होने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया। दूसरी बात, जो हमें काम इंस्टेंटली करना था, जल्दी से करना था, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, टाइम डिले हो गया, ठीक है। और उसकी वजह से हमें कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेट्स सी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको फ़ौरन इन्फॉर्म करना है, आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको इन्फॉर्म करना चाहते थे, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि स्केलर चेन आपको फॉलो करना है। अब ये तो चलो समझ में आ रहा है अथॉरिटी का फ्लो है। अगर यहाँ वाले बंदे को अपने ही डिपार्टमेंट में दूसरे किसी बंदे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब भी उसको यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा ना। इस फॉर्मेट में उसको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में भी उसको यहाँ पर ये पोस्ट करके और फिर इस बंदे से परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि सेम लेवल, सेम स्किल को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सुपरवाइज़र है, यहाँ पर भी सुपरवाइज़र है। हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हो, लेकिन इस सुपरवाइज़र को इस सुपरवाइज़र से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनको फ्लो क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये इससे परमिशन लेगा अपने इमीडिएट बॉस से, वो अपने इमीडिएट बॉस से, वो अपने इमीडिएट बॉस से, और ये टॉप लेवल में पहुँच गए। यहाँ पे अथॉरिटी दे दी गई कि ठीक है आप इसको शेयर कर सकते हो, ये नीचे वाले से कहेगा, ये नीचे वाले से कहेगा, और ये फिर इस तक ये इन्फॉर्मेशन आएगी, परमिशन होगी, और फिर जाके इनके बीच में ये शेयरिंग हो पाएगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कितना टाइम और एफर्ट्स का डिले हो जाएगा। तो ये टाइम और एफर्ट्स का डिले ना हो, इसके लिए यहाँ पर हेनरी फ्योल ने कहा कि ये जो स्केलर चेन होता है ये हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये इन्होंने एक लेवल की तरह बताया, ठीक है। इन्होंने कहा जैसे ये A B C D 4 लोग हैं, यहाँ पे E F G H ये 4 लोग हैं। तो यहाँ पर अगर C को G से कुछ चीज़ शेयर करनी है, ठीक है, ये सेम स्केल मान लेते हैं इसको, C को G से कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो यहाँ पे C G के साथ वो शेयर कर सकता है, अपने इमीडिएट बॉस को इन्फॉर्म करे B को, उससे परमिशन ले, और यहाँ पे इमरजेंसी के केस में ये क्या कर सकता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है अपने सेम स्केल वाले पर्सन से। उसको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ लेनी है, तो ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। इससे टाइम और एफर्ट बचेंगे और काम ज़्यादा अच्छे तरीके से और आसानी से हो पाएगा, ना कि काम में डिले होगा। तो ये इन्होंने एक अच्छा और इफेक्टिव तरीका बताया जिससे कि सेम स्केल ऑफ पीपल्स जो होते थे वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते थे। कोई डिसीजंस लेना है तो इंस्टेंट डिसीजंस ले सकते थे, उन्हें किसी और की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। यहाँ पे देखिए एक चार्ट इसी तरीके का बना हुआ है जिसमें D और H आपस में सेम स्केल, सेम पोस्ट पर हैं, सेम रैंक पर हैं, इनको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो ये आपस में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। और जो पाथ, जो रूट ये चूज़ करेंगे जिससे कि ये इनको परमिशन मिल रही है कि ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इस पाथ को हम गैंग प्लैंक कहते हैं, ठीक है। ये एक रास्ता, एक तरीका होता है, एक साधन होता है जिससे कि दो सेम स्केल वाले, सेम पोजीशन वाले पर्सन्स
बिना कोई नई परमिशन लिए इमरजेंसी के केस में एक दूसरे से कोई भी डिस्कशन इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी की ही कंडीशन में। ओके, इसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है, जहाँ पे हम नॉर्मली देखते हैं कि ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर देना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर देना नहीं हो रहा है, कोई कमांड देना नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर इन्होंने बताया सीक्वेंस को, ठीक है। सीक्वेंस तो आप जानते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो होती है उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि ऑर्डर मतलब पोजीशन है, ठीक है। इन्होंने कहा फेयोल ने कि यहाँ पर आप देखिए मैन, मशीन एंड मटेरियल, ये तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली काम इनका पड़ता रहता है, इनको काम करना पड़ता है। ज़्यादातर इन तीन चीज़ों का काम होता है, मैन का, मशीन का और मटेरियल का, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो तीन बंदे हैं या तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों का जब काम रेगुलर बेसिस पे होता है और इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इनको ढूंढने में काफ़ी हमें एफर्ट्स लग जाते हैं। अगर हमें कोई बंदे से कोई परमिशन लेनी है, उसको ढूंढने जाना है, तो वहाँ पे हमें उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। कोई मशीन हमें ऑपरेट करनी हो, कहाँ पर है हमें ये पता नहीं है, या मटेरियल कोई चीज़ हमें ढूंढना है, कोई टूल बॉक्स है, कोई भी चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है, वो हम ढूंढ रहे हैं तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम डिले हो गया, अगर उसकी कोई पोस्ट या कोई जगह ना हो तो यहाँ पे फेयोल ने कहा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में कि आप मैन हो, चाहे मशीन हो, चाहे मटेरियल हो, इन तीनों चीज़ों की, इन तीनों लोगों की एक पोजीशन, एक जगह प्रॉपरली डिसाइड कर दीजिए जहाँ पर इनको हमेशा रखा जाए। जैसे कि कोई मैन है तो उसका ऑफिस या कैबिन फिक्स कर दीजिए जहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सुपरवाइज़र को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, तो सुपरवाइज़र का कैबिन कहाँ है, अगर एम्प्लॉय को पता है तो वो सबसे पहले उस सुपरवाइज़र को ढूंढने उसके कैबिन में ही जाएगा। जैसे सुपरवाइज़र उसको मिलता है वो एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा और इमीडिएट एक्शंस लिए जा सकेंगे, कोई बड़ा हादसा होने से रोका जा सकेगा। इसी तरीके से कोई मटेरियल है आप ढूंढ रहे हैं, आपको पता है मटेरियल कहाँ पे मिलेगा, स्टोर रूम में मिलेगा। स्टोर रूम में भी कोई प्रॉपर जगह होगी ना, जहाँ पे आपने सेक्शंस बना दिए या रूम्स बना दिए या उसके प्रॉपर प्लेसेस बना दिए, ठीक है, वहाँ पर आपको आसानी से वो चीज़ मिल जाएगी। तो मटेरियल को ढूंढने में आपका टाइम और एफर्ट बच गए। इसी तरीके से कोई आपकी मटेरियल है या मशीन है, जैसे कि कोई टूल्स वगैरह मैं कहूँ आपसे, वो टूल्स हमें कहाँ से मिलेंगे। जैसे कि मुझे कोई चीज़ फिट करने के लिए मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए, मुझे प्लास चाहिए, कुछ भी चीज़ें चाहिए, तो मुझे वहाँ पर ढूंढना पड़ रहा है कि वो है कहाँ, और अगर उसकी कोई प्रॉपर प्लेस होगी तो मैं वहाँ पे उसको यूज़ करके वापस वहीं पर रख दूँगी। तो उस हर चीज़ की, मैन, मशीन या मटेरियल, हर चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस बनाइए, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए जहाँ पे वो हमेशा रहे, ताकि एम्प्लॉयज़ का उनको ढूंढने में टाइम और एफर्ट ना लगे। जब टाइम और एफर्ट नहीं लगेंगे तो ऑब्वियसली हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और काम ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। सो देयर शुड बी अ फिक्स्ड कैबिन सीट फॉर द एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसी तरीके से मैन या मशीन या मटेरियल भी एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए ताकि हमारे एफर्ट्स रिड्यूस हो सकें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्किंग हमेशा चलती रहे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब होता है इक्वल, बराबर, ठीक है। तो इक्विटी मीन्स काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़। इसमें फेयोल ने कहा इक्विटी का मतलब होता है बराबर, ठीक है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है, चाहे वो एक कोई पियोन हो, चाहे वो कोई चेयरपर्सन हो, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी पर्सन है, उन सभी में ये इक्वालिटी होना चाहिए, उनके साथ जस्ट एंड काइंड आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हैं, फेयोल ने कहा ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड भी रहेंगे और अपने एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। प्रॉपर्ली जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें कोई बायसनेस नहीं होगी। यानी क्या होगा, अगर आपका एम्प्लॉय है, उसको पता है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसने लीव के लिए अप्लाई करा कि उसे छुट्टी चाहिए 2 दिन की, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, आप उसकी लीव को कैंसिल कर देते हैं। वहीं पर मैनेजर आता है और मैनेजर कहता है कि मुझे 2 दिन की लीव चाहिए, किसी की मैरिज अटेंड करनी है, कोई फंक्शन है, कोई ओकेशन है, जो भी रीज़न है। यहाँ पर आप
मैनेजर की लीव को सैंक्शन कर देते हैं और एम्प्लॉय की लीव को कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजर की पोस्ट ज़्यादा अच्छी है, मैनेजर आपके लिए ज़्यादा मैं कहूँ इम्पॉर्टेंस रखता है, तो आप उसको तो लीव सैंक्शन कर रहे हो, लेकिन एम्प्लॉयज़ क्योंकि वो लोअर पोस्ट पर है, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, उसकी पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसकी लीव को कैंसिल कर रहे हैं। ये क्या होगा? भेदभाव, जिसको हम कहते हैं बायसनेस, पार्शियलिटी। क्या आप पार्शियलिटी कर रहे हो? आप बायसनेस कर रहे हो, आप छेड़छाड़ कर रहे हो। किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहे हो, बहुत अच्छे हो रहे हो, और दूसरे के साथ आप स्ट्रिक्ट हो रहे हो, उसके साथ आप अनबायसनेस कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये तरीका गलत होगा। जब इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को या किसी भी पर्सन को मैं कहूँगी, एम्प्लॉयज़ में भी जो ऑर्गेनाइजेशन के अथॉरिटी के पीपल होते हैं वो फ़र्क करते हैं। किसी एम्प्लॉय के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, किसी के लिए नहीं रखते। तो अगर ये होगा तो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड रहेगा, डीमोटिवेशन हो जाएगा, यानी काम करने की इच्छा नहीं होगी, उनके आपस में रिलेशन ख़राब होंगे। ठीक है, सुपरवाइज़र और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, यानी जो ऊपर वाली पोस्ट और नीचे वाली पोस्ट पे पर्सन्स हैं उनके आपस में भी रिलेशंस ख़राब होंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होंगी तब जब आप फ़र्क करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन इक्वल ट्रीटमेंट। यहाँ पे इन्होंने कहा फेयोल ने कि सभी पर्सन्स के साथ आप इक्वल ट्रीटमेंट करिए रिगार्डिंग किस चीज़ के लिए? मेडिकल लीव हो, डिसिप्लिनरी रूल्स, किसी के लिए अगेंस्ट से आप एक्शन ले रहे हो और किसी को जाने दे रहे हो, छोड़ रहे हो उसकी गलती पर, तो ये नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिनरी रूल्स हों, चाहे मेडिकल लीव्स हो, चाहे लीव रूल्स जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, प्रमोशन का कोई तरीका है, उन सभी चीज़ों में आप क्या लीजिए? जेन्युइननेस मेंटेन करिए। पोजीशन या जेंडर को देख करके या पोस्ट को देख करके उनके साथ में फ़र्क मत करिए। सभी के साथ इक्वल और जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ खुश भी रहेंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी इज्जत बढ़ेगी, वो रेस्पेक्ट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हमेशा बने रहना चाहेंगे। जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, जहाँ कोई फ़र्क या भेदभाव नहीं होता, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हमेशा बने रहना चाहेंगे। इसलिए इन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। इसमें इन्होंने कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? स्टेबल होना। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को चूज़ करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ध्यान दीजिए और उसी टाइम पे आपको जो भी कमियां खामियां देखनी है देख लो, उसी टाइम पे उनको जितना क्रिटिसाइज़ करना है कर लो। आपको जो स्किल्स, जो क्वालिटी आपके एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी सब चीज़ें उसी टाइम पे देख लीजिए। उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, हर चीज़ को नोटिस करके आप उसी टाइम पे सिलेक्शन कर लीजिए उसका। ठीक है, कि जिस पर्सन को आपको रिक्वायर्ड है, आप उस सही एम्प्लॉय का सिलेक्शन करिए। अगर जब आप उसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और सब चीज़ें आपके मुताबिक हो जाती हैं, देन ही शुड स्टे ऑन दैट सेम पोजीशन टिल रीजनेबल टाइम। तो फिर आप उसको एक पोस्ट देते हैं, इस पोस्ट पर आपको काम करना है, उस पोस्ट या उस जगह पर जहाँ पे आप उसको पोजीशन दे रहे हैं, उसको आप प्लेस कर रहे हैं, उस जगह पर ही आपको उसको एक रीजनेबल टाइम तक रहने देना चाहिए। रीजनेबल टाइम मतलब क्या होता है कि एक थोड़ा सा वो सेटल्ड हो जाए, उसको उतना टाइम दीजिए। यानी सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर फेयोल ने कहा है कि आपके जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयज़ का, वो क्या करते हैं, आप थोड़े टाइम बाद में उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप उनको दूसरी पोस्ट दे देते हैं। ये पोस्ट ऊपर वाली भी हो सकती है, नीचे वाली भी हो सकती है, यानी आप उनका प्रमोशन भी कर सकते हैं, डिमोशन भी कर सकते हैं। अगर आप उनका कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र करते रहते हैं या उनकी पोस्ट के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, उनको डिमोट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देते हैं, दूसरी पोस्ट पर भेज देते हैं, जिसको हम जॉब रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके का कंटिन्यूस चेंज होगा तो क्या होगा? एम्प्लॉय जो एक जगह पर सेटल्ड हो रहा था, एक पोस्ट को समझने की कोशिश कर रहा था, जब वो वहाँ पे सेटल्ड होने लगता है, आप उसको दूसरी जगह पे भेज देते हैं या दूसरे पोस्ट दे देते हैं। वो उसको समझता है, उस पर काम करने लगता है, तो आप उसको तीसरी पोजीशन पे भेज देते हैं। वो उस पर सेटल्ड होता है, समझने लगता है, काम करने लगता है, पहली पोजीशन पे ले आते हैं। तो ये जो कंटिन्यूस चेंजेस अगर ऑर्गेनाइजेशन में चलते रहेंगे तो आपका एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। सही तरीके से काम करने के लिए उसको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो उन्होंने यही कहा रीजनेबल टाइम तक आप उसको वहीं पर रहने दीजिए। अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर्स होते हैं, जॉब रोटेशन होता है, तो इससे एम्प्लॉय हमारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा।
इसलिए एम्प्लॉय को उसकी जॉब पर सेटल्ड हो जाने देना चाहिए कुछ टाइम तक, जब तक वो सही तरीके से सही मेथड्स को अडॉप्ट कर लेता है, अपने काम कर लेता है, काम समझने लगता है, सही तरीके से एफर्ट्स पुट ऑन होने देता है, उसको वहाँ पर आप रहने दीजिए। आफ्टर दैट एनी चेंज इन हिज जॉब ब्रिंग हिम अगेन और इनिशिएट पॉइंट। अगर आप बीच में ही उसको कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं उसकी पोस्ट में, उसके काम में, उसकी जॉब में, तो वो जहाँ से शुरू करा था वो वहीं पे वापस पहुँच जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, एक पोस्ट को सही तरीके से समझने लगा था, काम करने लगा था, आपने दूसरे पे भेज दिया, उसको वहाँ पे वो वापस से इनिशियल स्टेज पे पहुँच गए। अब उसको दूसरी जॉब को फिर से समझना पड़ेगा, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे काम करना है, किसके अंडर वो काम कर रहा है, उसको सुपरवाइजर के साथ उसका रिलेशन भी फ़र्क पड़ेगा हर चीज़ का, फिर वो तीसरी पोस्ट पे आ जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। Neither it is good for employee nor for organization। ये जो जल्दी जल्दी चेंजेस हैं ये ना तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे होंगे ना एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे होंगे। अब एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों अच्छे नहीं होंगे ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारे काम चाहिए वो क्या चाहिए, एफिशिएंट वर्क हो, सही तरीके से काम हो, इफ़ेक्टिव काम हो, यानी टाइमली काम हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेटर और स्किल्ड तरीके से, स्पेशलाइजेशन से होना चाहिए। और ये सब चीज़ें कब होंगी, जब एक पर्सन लंबे टाइम तक एक काम पर काम करे, तभी तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड होगा, तभी तो अपनी स्किल्स वहाँ पे दिखा पाएगा, तभी तो उस काम को इफेक्टिवली कर पाएगा और एफिशिएंटली कर पाएगा, यानी उसमें वेस्टेज कम करेगा और उसको टाइम पर कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, या कई बार तो टाइम से पहले भी कंप्लीट कर लेगा। तब ना जब वो उसको वो चीज़ आ गई, वो करने का सही तरीका समझ गया है और अब वो कर रहा है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि कई बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अगर आप फ्रीक्वेंटली चेंजेस करेंगे तो वो अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में कि आप अपने पर्सनल्स यानी ह्यूमन रिसोर्स को कुछ रीजनेबल टाइम तक एक जॉब पर, एक पोस्ट पर काम करने दीजिए। जल्दी जल्दी अगर आप उनके ट्रांसफ़र करेंगे या जॉब को चेंज करेंगे तो ना तो उनके लिए अच्छा होगा ना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ पर हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में कि आपका जो प्रिंसिपल है इसमें फेयोल ने कहा कि इनिशिएट करना मतलब कि शुरुआत करना, खुद से शुरुआत करना, स्टार्टअप करना। इनिशिएट मीन्स टू एनकरेज, टू गेट स्टार्ट। किसी पर्सन को एनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना कि वो काम शुरू करने की कैपेबिलिटी रखता हो। Fayol insisted on encouraging the employees to give their suggestions and contributions for framing plans। यहाँ पर फेयोल ने कहा कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करिए कि वो अपनी तरफ से सजेशंस और अपने ओपिनियन प्लान्स को बिल्डअप करने के लिए दें। Manager must listen the suggestions or opinion of the team members which may be creative or innovative, as well as it help in developing the human resource for future and encourage the habits of initiative in employees। सिंपल सी बात है, यहाँ पे फेयोल आपसे कहते हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मौका देंगे कि वो अपनी तरफ से सजेशन या ओपिनियन दें तो वहाँ पे हमारे पास बहुत तरीके के नए नए आइडिया आएंगे जो कि क्रिएटिव हो सकते हैं, इनोवेटिव होते हैं, जिसके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मैनेजर ये एफर्ट पुट ऑन करे कि उसके एम्प्लॉयज़ के टीम मेंबर्स उसको सजेशन या ओपिनियन दें तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर भी पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। इससे आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे, यानी उनकी स्किल्स को और बढ़ाएंगे, और इसी का फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा और ह्यूमन रिसोर्स को भी होगा। तो ये इस प्रिंसिपल में उन्होंने कहा कि मैनेजर सारे डिसीजंस लेता है, उसी को काम करवाना होता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी तरफ से ओपिनियन और सजेशंस अवेलेबल कराए। इससे क्या आपके एम्प्लॉयज़ में एक कहते हैं फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक जुड़ाव महसूस होगा। इसके अलावा वो कॉन्फिडेंट होंगे। तीसरी बात, उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी क्योंकि वो सोचने लगेंगे, और जब सोचने लगेंगे तो हमारे दिमाग में नए नए आइडिया आने लगते हैं, तो वो क्रिएटिव बनेंगे, इनोवेटिव बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएट करने की हैबिट को बिल्डअप करे। लास्ट प्रिंसिपल हेनरी फेयोल का है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है, सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो टीम स्पिरिट इसको हम कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पर टीम वर्क या टीम स्पिरिट को फोकस करने के लिए कहा जाता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसमें कहा जाता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही ताकत है। यहाँ पर फेयोल कहते हैं कि जैसे कि मैं कहूँ कोई टीम है, उस टीम में ही आप क्या करते हैं, कोई गेम चल रहा है, ठीक है, उस गेम को खेलने के लिए उसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स जब सभी लोग अपने अपने एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं तो वहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं उनके। एक पॉइंट तो होता है कि हमें जीतना है मैच, ठीक है, एक तो हमें मैच जीतना है, यानी जो हमारा ये गेम है इसको हमें जीतना है। और एक जो एम्प्लॉय होता है वो सोचता है पर्सनली कि मैं अपने आप को एक अच्छा प्लेयर प्रूव कर पाऊँ, यानी उसका फोकस होता है, उसका गोल होता है अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए या अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। तो अब आप समझ सकते होंगे टीम के लिए क्या ज़रूरी है। टीम के लिए ज़रूरी होता है ना तो इंडिविजुअल थिंग्स कि आप अपने ऊपर फोकस करें, वहाँ पर टीम का पूरा फोकस किस पे होता है, पूरे मैच पर। यानी मैच कब जीतेंगे हम, जब हम सबके एफर्ट्स एक साथ पुट ऑन होंगे मैच को जीतने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन बिल्डअप करेंगे। तो यहाँ पर फेयोल भी ये कहते हैं जिस तरीके से वो टीम और मैच वाली बात होती है ना, इसी तरीके से इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन में जब आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं तो एम्प्लॉयज़ भी क्या करते हैं, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छा काम करूं, मैं मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स या हायर पोस्ट की नज़रों में अच्छा बन सकूं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस को बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, या फिर दूसरे के काम को क्या करते हैं, उसको गिराने लगते हैं, उनके काम में कमियां निकालने लगते हैं, या ऐसी चीज़ें करने लगते हैं कि वो एम्प्लॉय रिजेक्ट हो जाए या दूसरों की नज़रों में गिर जाए और सिर्फ मेरी इंपॉर्टेंस, मेरी परफॉर्मेंस हायर रहे, ठीक है। फेयोल ने यही कहा अगर इसी तरीके का एटीट्यूड एम्प्लॉयज़ के अंदर होगा तो ये गलत होगा। आप एज अ मैनेजर वर्क करिए टीम बिल्डअप करने पर और टीम एफर्ट्स को बिल्डअप करने पर, जहाँ पर ना सिर्फ एक पर्सन के लिए सोचा जाए, वहाँ पे सभी के बारे में सोचा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं फेयोल, ही सेड दैट एवरी एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ही हैज़ टू पुट हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इसलिए उसको ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए ही अपने एफर्ट्स पुट ऑन करने चाहिए। Every employee is a part of team and team wins with collective efforts of its member। हर मेंबर जो है वो एक टीम का मेंबर की तरह है, टीम के पार्ट की तरह है, और टीम तभी जीतेगी जब सभी मेंबर्स अपने अपने एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे कलेक्टिवली, यानी इकट्ठा एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपने एफर्ट्स पुट ऑन करेंगे, तभी टीम का भला होगा, तभी आप मैच जीत पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फेयोल कहते हैं मैनेजर मस्ट डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एमंग द एम्प्लॉयज़। मैनेजर को अपनी टीम में फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक साथ जुड़े हुए होना, एक टीम स्पिरिट होना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, ये फीलिंग्स बिल्डअप करने की कैपेबिलिटी मैनेजर के अंदर होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में ये चीज़ें पुट ऑन कर सकें। और जब वो इस तरीके से अपने एफर्ट्स को पुट ऑन कर पाएंगे देन दे फील देमसेल्फ एज अ टीम मेंबर, तभी वो अपने आप को उस टीम का मेंबर समझ पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने जो कंट्रीब्यूशन है उनको कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने एफर्ट्स को पुट ऑन करेंगे, ज़्यादा स्किल्स लेकर आएंगे, और वहाँ पर उनका पूरा पर्पस होगा कि अपनी टीम को जिताना। जैसे कि सेल्स टीम होती है, उनका कोई टारगेट होता है कि हमें इतने प्रोडक्ट्स सेल करने पर मंथ के या पर ईयर के, ठीक है। वहाँ पे कोई एक सेल्स पर्सन सारा गेम नहीं खेल रहा होता कि एक सेल्स पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो सारे चाहे कितनी भी बिक्रियाँ कर देगा, कितनी भी सेल्स कर देगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलग अलग रीजन्स में जितने भी सेल्स पर्सन हैं, जब वो अपने एफर्ट्स पुट ऑन करेंगे तो कलेक्टिवली वो जो सेल्स डेटा आएगा हमारे पास, तभी हमारा सेल्स जो एजेंडा था, जो हमारा सेल्स टारगेट था, वो अचीव हो पाएगा ना, पूरी टीम का, सेल्स टीम का। तो ये हमारा फेयोल का लास्ट प्रिंसिपल कह रहा है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसमें कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ एंड एवरी मेंबर इज अ टीम मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर मेंबर एक टीम मेंबर की तरह है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सब अपने एफर्ट्स एक साथ पुट ऑन करिए कलेक्टिवली, तभी हमारी टीम आगे जीत पाएगी। तो ये फेयोल का 14th प्रिंसिपल था। ये लास्ट प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। इसमें जो हेनरी फेयोल है उन्होंने यही बताने के तरीके बताए हैं कि मैनेजर्स किस तरीके से अपने एफर्ट्स पुट ऑन करें ताकि उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और वो एक अच्छे मैनेजर बन सकें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।